गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये सेशन आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप सभी डेली ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। दोस्तों, आप सभी को यदि फिजिक्स में सबसे अधिक नंबर लाने हैं और यदि आप फिजिक्स से कमज़ोर हैं तो मॉक टेस्ट सर्वोपरि होते हैं। आप उनको अच्छी तरीके से लिया करें, बहुत बढ़िया तरीके से। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल शशांक सर मैथ एंड फिजिक्स पर डाउट वगैरह पूछ सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए एक गुड न्यूज़ और मैं दूंगा आपको कि आप सभी के छोटे बहन भाइयों के लिए जो कि 11th और 12th क्लास में हैं या इस बार 10th के एग्जाम दे रहे हैं, मैं 100% फ्री, क्या बात कर रहा हूं मैं, 100% फ्री मैथ एंड फिजिक्स की कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करने वाला हूं आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। एक अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, उस प्लेलिस्ट में 11th क्लास का कंप्लीट कोर्स वीडियो अपलोड होंगी, रिकॉर्डेड चल रही हैं, काम चल रहा है उस पर। एक एक क्वेश्चन को बारीकता के साथ पहले हम सबसे पहले लेके आ रहे हैं उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, फिर हम लेके आएंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। बारी बारी थे हम मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को अब हिंदुस्तान में किसी भी बच्चे को 11th और 12th की क्लास पढ़ने के लिए 1 रुपया खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ और फिजिक्स की तैयारी करनी है तो जुड़ें शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ और आपको 100% कोर्स कराया जाएगा फ्री, वो भी पीडीएफ के साथ। शशांक डिफेंस एकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां पर पीडीएफ एंड क्लासेस वीडियो सब मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके जी, आ जाओ दोस्तों। ये हमारा एक मॉक टेस्ट है जिसका नाम है 17 मॉक टेस्ट है, जिसमें चैप्टर लिया हमने इलेक्ट्रिक सेल। इसके मैं टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपको, बड़ी ईमानदारी के साथ देखें आप। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है 376। किसी सेल के डिस्चार्ज की पोजीशन में सेल के ईएमएफ एंड पोटेंशियल के बीच में राइट रिलेशन होगा। दो कंडीशन होती हैं, एक तो होता है सेल चार्ज, एक होता है सेल डिस्चार्ज। सेल जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, ध्यान रखिए, डिस्चार्ज हो रहा होता है, डिस्चार्ज होते समय बेटा ईएमएफ जो होता है वो बड़ा होता है पोटेंशियल से, तो वैल्यू आ जाती है E बराबर V प्लस आई आर। ये स्मॉल आर जो है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हम बात करें चार्ज होते समय, हमारा आंसर आ चुका है ये रहा। अगर हम बात करें चार्ज होते समय, क्या बात करें हम, चार्ज होते समय, चार्ज होते समय बढ़िया तरीके से समझे तो V ग्रेटर देन होता है E से, यानी सेल का जो पोटेंशियल होता है वो बड़ा होता है ईएमएफ की तुलना में। तो फॉर्मूला हो जाता है V बराबर E प्लस आई इंटू स्मॉल। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये चार्ज की कंडीशन है, ये डिस्चार्ज की कंडीशन। आपसे पूछा है डिस्चार्ज वाली कंडीशन, देन नाउ आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 377। चित्र में ए और बी के बीच में पोटेंशियल होगा। कभी कभी ऐसा डायग्राम बनाकर आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये सिर्फ डायग्राम दिखावे के लिए बना रखा है। ये 20 वोल्ट पोटेंशियल है इसका या ईएमएफ है, तो 20 वोल्ट ही होगा। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में और ये भी नहीं क्लियर कहा है कि ये पोटेंशियल है या ईएमएफ है या पोटेंशियल है, तो इसी वजह से हम 20 वोल्ट ही पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है। इस वायर को अगर कितना भी लंबा क्यों न ले जाएं, वायर कभी भी पोटेंशियल को कम नहीं करता है ना बढ़ाता है। वो सेल के सिरों पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल ए और बी के बीच। क्वेश्चन नंबर 378। 6 वोल्ट एंड 0.5 ओम रेजिस्टेंस वाले सेल को संपर्कित किया गया तो सेल में धारा का मान होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इसने कहा है सेल में करंट पूछा है, सेल से करंट नहीं पूछा, सेल के अंदर वाली में करंट पूछा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। तो हम जानते हैं एक होता है ईएमएफ, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि सेल के अंदर आपके पास दे रखा है 6 वोल्ट, आई कितना दे रखा है बेटा निकालना है, और स्मॉल आर दे रखा है 0.5 ओम। तो मेरे पास करंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 6/0.5, बोले तो 12 एम्पियर। क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 एम्पियर आ जाएगा। देन नाउ आंसर कलकत्ता सी। ठीक है ना दोस्तों, बड़ा प्यार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 379, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी विद्युत वाहक बल ईएमएफ का वह बल है जिसमें परपथ में क्या कांस्टेंट बनाए रखता है, यानी ईएमएफ ऐसी कौन सा
कंडीशन है जिसको कांस्टेंट बना के रखता है। ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी पोटेंशियल। तो जो सेल का ईएमएफ होता है, ये सेल हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, कुंजी के लग गई। ये जो सेल का ईएमएफ होता है इसके बारे में पूछा है, दिस इज ईएमएफ। ये पूरा जो सर्किट का इस तरीके से बनाते हैं ये होता है ईएमएफ। जो सेल का ईएमएफ होता है, सेल में क्या कांस्टेंट बना के रखता है? पोटेंशियल को कांस्टेंट बना के रखता है, कांस्टेंट बनाकर रखता है। ठीक है बेटा, ये बहुत बढ़िया क्लास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोटेंशियल को कांस्टेंट बना के रखता है, इसीलिए आंसर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 380, एक सेल जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है और इतने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा है, सेल के सिरों के बीच में पोटेंशियल बताइए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप करंट निकालिए, करंट निकालने के बाद आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तुरंत आ जाएगा पोटेंशियल। क्योंकि हम जानते हैं, करिए आप क्वेश्चन को, जो ईएमएफ होता है V प्लस आई आर, और जो V होता है वो होता है I इंटू कैपिटल आर। आपको दिया है ईएमएफ 2 वोल्ट, V इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां से करंट अगर मैं निकालूंगा तो 2 वोल्ट बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो 2 बटे कैपिटल आर कितना है बेटा? कैपिटल आर है 3.9 और स्मॉल आर 0.1। तो ये दिख रहा है मेरे पास 2/4, ये दिख रहा है 0.5 एम्पियर। ये मेरे पास करंट आ गया। आई बात समझ में? मेरे को V निकालना है, तो I आ गया 0.5 क्रॉस कैपिटल R दे रखा है 3.9, तो यहां से 5 एकम 3.9 अपॉन 2, 2 एकम 2, 9 18, 2 पंजे 10, क्या वोल्ट। ये मेरे पास आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, 1.95। तरीके से करोगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। किरचॉफ का सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है? चार्ज, एनर्जी, करंट या पोटेंशियल? तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पर और सेकंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 382, एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है। देखो बेटा, एक गैल्वेनोमीटर होता है, ये गैल्वेनोमीटर है। अगर आप गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? वोल्टमीटर, तो इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और आपका ये क्या बन जाता है? वोल्टमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? ये वोल्टमीटर बन जाता है। तो ये हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हैवी होता है। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, दिस इज वोल्टमीटर। क्लास में पढ़ाया जाता है। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है हाई। इसका कारण है कि वोल्टमीटर से आता है कि मेरे से अंदर से कोई भी करंट नहीं बहे। अगला क्वेश्चन आता है 383, यदि किसी कोई युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है तो इसे कहते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी मशीन है सो केमिकल एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदले। ऐसी कौन सी है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदले? वो सेल होता है, आप जानते हैं ये एक सेल है। इस सेल में अंदर क्या भरा हुआ है? केमिकल भरा हुआ है। तो केमिकल एनर्जी जब हम इसमें डालते हैं तो इसमें अंदर केमिकल एनर्जी आ जाती है। कोई भी जब इससे आउटपुट होता है तो इलेक्ट्रिक करंटों के रूप में क्या होता है? सेल होता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 384, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को पता होगा। चित्र में दिखाए अनुसार सेल समान रेजिस्टेंस, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है ठीक है। अब समानुपाती जोड़ा है, ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध होगा। आप इसे गौर देंगे ना तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अगर नेगेटिव उल्टा सीधा जुड़ा होता तो वो सीरीज बन जाता। कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये 2 वोल्ट दे रखा है, 3 वोल्ट दे रखा है, 3 वोल्ट दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, और यदि आपको ई नेट निकालना हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है,
एवरेज निकाल देना आप, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 बाई 4। और दोस्तों अगर कोई भी उल्टा सीधा जुड़ा होता, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, तो माइनस आ जाता उसमें, लेकिन सभी एक जैसे जुड़े हुए हैं तो 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2/4, ये आ रहा है 10/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आ गया 2.5 वोल्ट। देन नाउ आंसर सी। बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान रखिएगा, आप एवरेज से निकाल देते हैं। कभी भी क्वेश्चन में ई नेट निकालने की बात करें बेटा, तो आप एवरेज ऑफ ई निकाल देना। क्या निकाल देना? एवरेज ऑफ ई। क्वेश्चन नंबर 385, अमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करना होगा? अमीटर होता है ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम संट जोड़ देते हैं, और इसे कहते हैं हम अमीटर। क्या कहते हैं इसे? हम अमीटर, इसे कहते हैं हम अमीटर बेटा। बहुत बढ़िया बात है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम वोल्टमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर से सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है और ये बन जाता है वोल्टमीटर। इसका जो रेजिस्टेंस होता है लार्ज होता है, वेरी लार्ज। अब ये चाहते हैं कि अमीटर से वोल्टमीटर बनाना, तो जब आप अमीटर से वोल्टमीटर बनाओगे तो आर बढ़ाओगे, क्योंकि इसका लो है इसका हाई है। तो आर बढ़ाने के लिए आर मैक्सिमम किसमें जोड़ना पड़ेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये आंसर रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 386, उस सेल की दक्षता बताइए, एफिशिएंसी ऑफ सेल, जो कि 5 EMF पर 4 का पोटेंशियल दर्शाता है। एफिशिएंसी ऑफ सेल होता है पोटेंशियल अपॉन EMF क्रॉस 100। पोटेंशियल दे रखा है 4 अपॉन EMF दे रखा है 5 क्रॉस 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार, तो 80%। ये फॉर्मूला याद रखना है ना, एनर्जी ऑफ सेल मतलब एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, लैक्लांसे सेल का किस सेल का उदाहरण है? लैक्लांसे, डैनियल, ये जो सेल होते हैं ये प्राइमरी सेल के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? लैक्लांसे और डैनियल किसके होते हैं? प्राइमरी के। अदर सेल जो होते हैं वो द्वितीयक के होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी सेल का आंतरिक, किसी सेल यदि किसी सेल को आइडियल सेल मान लें तो उस सेल के साथ होगा। देखो बेटा, आइडियल सेल का मतलब होता है कि सेल के, ये सेल है आपका, ये सेल तैयार किया गया है, एक सेल तैयार किया गया, तो सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो इसे हम आइडियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श सेल कहते हैं। क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो आपको पता है E बराबर होता है V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, होता है ना। तो बेटा V प्लस ये 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा V, तो ये हो जाएगा E बराबर E हो जाएगा, और एफिशिएंसी हो जाएगी E V अपॉन E क्रॉस 100। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, P बराबर E अपॉन E आ जाएगा क्रॉस 100, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100%। अगर किसी की एफिशिएंसी 100% हो तो तुमको क्या लगता है कि वो आइडियल सेल होगा? क्या होगा? आइडियल सेल। और आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अगला, यदि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो कौन सा कथन सत्य है? यदि स्मॉल r टेंड्स टू कैपिटल R, तो आप जानते हैं E बराबर होता है V प्लस आई इंटू स्मॉल r, और हम इसी तरीके से जानते हैं V बराबर होता है I इंटू कैपिटल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? I बराबर I इंटू कैपिटल R। क्वेश्चन में कहा गया है I इंटू कैपिटल R, ये तो है ही है, लेकिन हमें ये कहा गया है V प्लस आई, स्मॉल r को क्या कर दिया है? कैपिटल R कर दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा V प्लस ये भी V हो जाएगा, ये आ जाएगा 2V। वेरी इजी एंड स्मार्ट क्वेश्चन, E बराबर 2V। दिल्ली, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझें आप। अगला क्वेश्चन, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस प्रतिरोध होगा, नेट रेजिस्टेंस बताना है बेटा, नेट रेजिस्टेंस बताना है।
नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस होता है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। बहुत प्यार से देखोगे तो आपको एक बात दिखेगी, ये देखने में आपको इस तरीके का लग रहा है लेकिन यह है बीट स्टोन। आप इसको ध्यान देंगे तो ये किस में जुड़े हुए हैं, ये आपके पास सीरीज में, क्योंकि मैं जानता हूं 2/4 इन दोनों का रेशियो, मैं जान पा रहा हूं इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है, और ये बीच में जुड़ा हुआ है ना, ये बीट स्टोन है। 2/4 बराबर 3/6, 2/4 बराबर 3/6, बिल्कुल सही। 1/2 बराबर 1/2। ये क्या है, व्हीट स्टोन है। क्या है ये, व्हीट स्टोन है। और जब ये व्हीट स्टोन है तो हमको पता चल गया ऊपर वाला सीरीज में और नीचे वाला सीरीज में। ऊपर वाला सीरीज में 2 + 3 बोले तो 5 ओम, नीचे वाला सीरीज में 4 + 6 बोले तो 10 ओम। अब आपको ये इस तरीके से मिल जाएगा, बीच वाले में कोई रिजल्ट जाएगा ही नहीं, क्योंकि सेम पोटेंशियल है, व्हीट स्टोन की यही खासियत होती है। आपके पास ये इस तरीके से मिल गया, ये मिल गया 5 ओम, ये मिल गया 10 ओम। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के डबल है, तो बड़े में 3 का भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा 3.33। बात समझ में आई? ये होता है डबल है, अगर एक दूसरे के ये डबल होते हैं, इसका भाग दे देते हैं 3 का, 4 गुने होते तो 5 का। ये बड़ा शॉर्ट ट्रिक होता है। आंसर आ जाएगा 3.34 ओम। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 391, इलेक्ट्रिक सेल का संयोजन होता है। इलेक्ट्रिक जो आयन होते हैं, नॉट सेल, इलेक्ट्रिक आयन। इलेक्ट्रिक आयन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसका संयोजन होता है? जो चार्ज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन को चार्ज कहते हैं। नॉर्मली आपसे डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछ लिया है। यदि किसी सेल का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया है तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ एरिया कन्वर्ट टू 2 टाइम्स देन फाइंड द न्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आपके पास ρL/एरिया, यही होता है, चाहे वो सेल का हो या किसी का भी हो, वायर का हो। अब आपने कहा है कि एरिया को 2 गुना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? 2 गुना। रेजिस्टेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है, आधा हो रहा है। यदि एरिया को डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद अगला चित्र में दिखाए अनुसार एम मास व एल लेंथ की, एक रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन ले लिया है। 30% लटका हुआ है, इसे ऊपर खींचने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है और ये कई बार आया है, तो रिवीजन तौर पे हम एक एक क्वेश्चन लेते रहते हैं। क्वेश्चन में आपसे बारीकता के साथ अगर ध्यान दोगे तो ये चीज समझ में आएगी। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बारीकता के साथ ये पूछा है, इसका 30% भाग लटका हुआ है, इसका मतलब इस लटके हुए भाग का जो मास आएगा वो आ जाएगा 3m/10। बोलो यस या नो? क्योंकि 30% भाग का मतलब क्या हो गया? 30% भाग का मतलब हो गया इफ टोटल मास, कुल मास जो है m है, तो लटके हुए भाग का मास, लटके भाग का मास बेटा m का 30%, तो ये कट जाएगा 3m/10। तो ये आ गया मेरे पास लटके हुए भाग का मास। मेरी एक खासियत है कि अगर मैं किसी भी चीज को ऊपर खींचूं तो मैं जानता हूं उसको केवल सेंटर ऑफ मास तक खींचना पड़ेगा। कहां तक खींचना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास तक, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, केवल आपको इतना डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है टोटल था 3l/10। अब मुझे ये देखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, और लटकी हुई चीज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नीचे से क्या होता है? नीचे से l/3 पे होता है। याद होगा आपको, नीचे से क्या होता है? l/3 पर। लटकी हुई छड़ का मैंने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है। तो ऊपर से कितना हो जाएगा बेटा? ऊपर से हो जाएगा x की वो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी l - l/3, ऊपर से हो जाएगा 2l/3। लेकिन ये पूरे की मैंने लंबाई l मानी है, जबकि इसकी लंबाई कितनी है बेटा? जबकि इसकी लंबाई मैंने मान ली है 3l/10। ये टोटल लंबाई है। तो इस मेरे पास
इस एल डैश की जगह पर कौन आ जाएगा, एल डैश, ये टोटल लंबाई है। मैं जानता हूं कि अगर इसकी टोटल लंबाई जो है, ध्यान दीजिए, टोटल लंबाई मैंने कितनी मान ली थी, इसकी एल मान ली थी, लेकिन ईमानदारी से वो है कितनी, 3 l डैश बाई 10। तो इस एल की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 l डैश बाई 10 लगाना पड़ेगा। बात को समझिएगा। तो मेरे पास x का जो वैल्यू आ जाएगा, इस एल के स्थान पर लगाना पड़ेगा 3 l डैश बाई 10, यानी 2। टोटल लंबाई हमने कितनी लिया बेटा, 3l। अच्छा, एल लंबाई दे रखी है मेरे को, ठीक है। एक सेकेंड, दोबारा से समझ लेते हैं सिंपल तरीके से, इसमें घूम गया है, समझ में भी नहीं आएगा। पहले लंबाई को ले लेते हैं, बाद में मास में काम कर लेंगे। मेरे पास है टोटल लंबाई कितनी है बेटा, टोटल लंबाई है इसकी l, तो इस भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 30% के अकॉर्डिंग 3l बाई 10। यहां तक बराबर है। मैं ही चाहता हूं सेंटर ऑफ मास ढूंढना, तो यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऊपर से कितना होगा, इस टोटल लंबाई को अगर मैं x मान लेता हूं, अगर टोटल लंबाई को x मान लेता हूं, तो नीचे से होगा सेंटर ऑफ मास x वाई एल, ऊपर से सेंटर ऑफ मास कितना होगा 2x वाई एल। नीचे से जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा मेरे पास x बाई 3, तो ऊपर से कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर से हो जाएगा 2x बाई 3। होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जो मैंने x माना है वो आपस में ये दोनों तीन बराबर है, वो आपस में क्या है, ये बराबर है, ये बराबर है। x की वैल्यू 3l बाई 10 है, तो मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं। तो मेरे पास ये जो आया ऊपर से डिस्प्लेसमेंट जो आया, ये आ रहा है मेरे पास 2x बाई 3। x की वैल्यू क्या है, l के फॉर्म में रखनी पड़ेगी, तो 2 बाई 3, और x की जगह पे लगा दूंगा 3l बाई 10। तो मेरे पास आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5, मेरे पास आ जाएगा l बाई 5। कहने का मतलब है कि मुझे इसे l बाई 5 ऊपर करना पड़ेगा। बात आई समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा, मास कितना आ रहा है मेरे पास, मास आ रहा है मेरे पास 3m बाई 10, और बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, x डैश कितना आ रहा है, l बाई 5। एनर्जी कितनी आना है जी, एनर्जी आ जाएगी mgh। m कितना है बेटा, 3m बाई 10, ये फॉर्मूला हो गया। g मेरे को पता है, h की जगह l बाई 5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 बाई 50 mgl, 3 बाई 50 mgl। तो राइट ऑप्शन इज ए नन ऑफ दिस, ठीक है बेटा। 3 बाई 50 mgl एनर्जी मेरे को इसमें लगानी पड़ेगी। टॉप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसने किया है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट की। अगला क्वेश्चन, ई विद्युत वाहक बल ईएमएफ के एन सेल को सीरीज में जोड़ा गया, नेट बताइए। आपको पता होगा ये सेल हैं और आप इसे सीरीज में जोड़ेंगे, यह सब ई हैं, हमारे पास ई नेट जो आ जाता है वो आ जाता है एन ई। क्या आ जाता है, एन ई। सीरीज में जोड़ोगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में सीधा ही हो जाता, देन आंसर इज एन ई। अगला क्वेश्चन 395, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान हो जाएगा। देखिए पोल पर जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता पृथ्वी के घूमने के कारण, क्योंकि जी का जो वैल्यू होता है जी डैश, वो जी होता है आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लेकिन ये जो पोल की वैल्यू होती है जीरो होती है, तो जी पोल बराबर आ जाता है जी, क्योंकि वहां पर पोल पर लैम्डा 90 डिग्री होता है, ये क्या हो जाता है कॉस 90 जीरो। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी और द्वितीयक सेल में किस सेल का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। प्राइमरी सेल का रेजिस्टेंस मैक्सिमम पाया जाता है सेकेंडरी की तुलना में, सेकेंडरी चार्ज हो सकता है इसी वजह से। अगला, डाइलेक्ट्रेंस के की डायमेंशन बताओ। डाइलेक्ट्रेंस जो होता है के, वो रेशियोवल फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या है, रेशियोवल फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो किसी भी मीडियम में डाइलेक्ट्रेंस और वैक्यूम में एफिशिएंसी, मीडियम की विद्युतशीलता का रेशियो होता है, इसलिए कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है 398। आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, प्रेशर को कहते हैं, याद कर लेना। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी प्रेशर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत बार आता है। निम्न में से कौन सा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर जो संभव नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा केल्विन में कभी भी टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं मिलता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूनतम ताप होता है 0 केल्विन। टेम्परेचर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0 केल्विन। क्या होती है? 0 केल्विन। और ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। 2 एम्पियर की धारा के लिए 5 ओम का बल्ब जलाने के लिए सेल का वोल्ट चाहिए। सीधा सीधा V = IR। कितनी करंट है? 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 5 दूनी 10 वोल्ट। एंड आंसर ए। यहां तक कंप्लीट क्वेश्चन हुए। यहां से आगे आपके नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, लाइट स्टार्ट होगी और लाइट के 4 मॉक टेस्ट हैं। तब तक के लिए बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए।